शीतल के बच्चों ने उसकी करतूत जो वीडियो में थी अपने पापा के फ़ोन पर भेज दी। वीडियो देखकर संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद संदीप घर पहुंच गया। सरिता जी बेटे को देखकर जोर जोर से रोने लगी। रोती हुई माँ को संदीप ने अपने कलेजे से लगा लिया। संदीप को अचानक घर पर देखकर शीतल के होश उड़ गए। अपनी माँ की ऐसी हालत देख संदीप से बर्दाश्त न हुआ और एक जोरदार थप्पड़ उसने शीतल के गाल पर जड़ दिया। दरअसल कुछ समय पहले आज सरिता जी और कमल जी की शादी की 50वीं सालगिरह थी। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। सभी रिश्तेदार भी उन्हें मुबारकबाद देने आए हुए थे। बेटा संदीप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली से गांव आया हुआ था। ये देखो, इसे कहते हैं बुढ़ापे में जवानी चढ़ना। सरिता जी की बहू शीतल अपने सास और ससुर को देखकर मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी अचानक से कमल जी को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिस कारण उनकी उसी समय मौत हो गई। डॉक्टर के पास जाने का भी समय नहीं दिया उन्होंने। बेचारी सरिता जी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। सारी खुशियां एकदम से दुख में बदल गई। पति की मौत के बाद सरिता जी अपनी सुध बुध खो बैठी। बहुत ही मुश्किलों से संदीप ने अपनी मां को संभाला। पिता की 13वीं होने के बाद संदीप अपनी मां को अपने साथ दिल्ली ले आया। आइए माँ, यह है आपका कमरा। गांव के घर जितना तो बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मेरे कमरे में रह सकती हो। अरे नहीं बेटा, बहुत अच्छा है कमरा। ठीक है माँ, मैं सामान लगा देता हूँ। ठीक है ना, आप आराम कीजिए। 1 मिनट बेटा। सरिता जी ने अपने बैग से अपने कुछ जेवर निकाले और संदीप से बोली, बेटा यह मेरे जेवर है, इन्हें संभाल कर रख ले अपने पास। माँ ये आपके जेवर है, इन्हें आप रखिए अपने पास। अरे बेटा मैं। अरे ठीक ही तो कह रही है माँ जी, वह कहाँ रखेंगी। लाइए माँ जी, इन्हें मैं कल लॉकर में रखवा दूंगी। सही है ना माँ जी। शीतल सरिता जी के हाथों से गहने लेती हुई बोली, जैसा तुम ठीक समझो बहू। ठीक है माँ, अब आप आराम करिए। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो शीतल को बोल देना, कहकर संदीप अपने कमरे में आराम करने चला गया। संदीप के जाने के बाद शीतल सरिता जी से बोली, वैसे माँ जी, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपको आपके बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अरे सालगिरह पर इतना खर्चा करवा दिया। लेकिन बहू, लेकिन क्या माँ जी, आपको अपने बेटे की हैसियत के बारे में तो पता ही है। ऊपर से बाबूजी चल बसे, उनका खर्चा। अरे थोड़े बहुत अपने बेटे के बारे में तो सोचना। शीतल सरिता जी को आंखें दिखाते हुए बोली। बहू की ऐसी बातें सुनकर सरिता जी की आंखों में झरझर आंसू आने लगे। अभी तो बेटे के घर आए 1 दिन भी नहीं हुआ और बहू ने अभी से ही जलील करना शुरू कर दिया। संदीप की पत्नी शीतल बहुत ही बदतमीज किस्म की औरत थी। वो अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अगले दिन, अच्छा माँ मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। माँ मन तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। काश यहाँ रहकर काम कर पाता तो आपके साथ रह पाता। संदीप अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे बेटा तू हमारी चिंता मत कर। तू घर से दूर रहता है, इतना काम करता है, चिंता तो मैं तेरी होनी चाहिए। माँ मेरा तो चल जाता है जैसे तैसे, बस आप अपना ख्याल रखिए। वैसे शीतल और बच्चे हैं आपका ख्याल रखने के लिए। संदीप मुस्कुराते हुए बोला और माँ का आशीर्वाद लेकर अपने काम पर निकल गया। दरअसल संदीप की जॉब दूर थी, इसलिए घर पर उसका आना जाना बहुत ही कम होता था। सरिता जी का एक पोता और एक पोती है। दोनों बच्चे काफ़ी बड़े और समझदार हैं। दोनों अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन संदीप की पत्नी का व्यवहार उसकी माँ के लिए बहुत ही अपमानजनक था। अरे गीता रुक, माँ जी के कमरे की साफ सफाई कर दे और उनके कपड़े धो देना। शीतल अपनी काम वाली बाई से बोली, मैम साहब पगार बढ़ाओ। क्या? और नहीं तो क्या मैम साहब, एक्स्ट्रा काम करवाओगी तो पगार नहीं बढ़ाओगी क्या? इतनी सी पगार में मैं तो काम करने वाली नहीं, एक आदमी बढ़ रहा है। अरे ये क्या बात हो गई? पहले से ही माँ जी पर इतना खर्च हो चुका है, उनकी सालगिरह का, बाबूजी के अंतिम संस्कार का, और बिजली का बिल तो हर महीने लगेगा, एसी जो चलता है। शीतल सारी बातें जानबूझकर सरिता जी को सुना रही थी। अगले दिन शीतल ने कामवाली को हटा दिया। बहू 2-3 दिन तक तो रुक जाती, जब तक दूसरी कामवाली नहीं मिल जाती। सरिता जी बहू से बोली, माँ जी यह सब तो आप भी कर सकती हैं, वैसे भी दिन रात बिस्तर पर बैठी रहती हैं आप,
थोड़े बहुत हाथ पैर चलाएंगे ना, बदन में ताकत भी रहेगी और एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, वरना पड़े पड़े जंग लग जाएगा। शीतल अपनी सास पर चिल्लाते हुए बोली और झाड़ू उठाकर सरिता जी के हाथ में दे दी। पूरे घर में झाड़ू मार कर पोछा लगा दो। बहू की बात सुनकर सरिता जी हैरान रह गई। बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो, उठाओ झाड़ू। शीतल सरिता जी की तरफ घूरते हुए बोली तो सरिता जी सहम गई और चुपचाप झाड़ू लगाने लगी। शाम को सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। दोनों बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। सरिता जी ने 2 रोटी खाकर जैसे ही तीसरी रोटी उठाई, तुरंत शीतल ने उनके हाथ से रोटी छीन ली और बोली, इस उम्र में भी कितना खाती हैं आप? 2 रोटी से पेट नहीं भरा क्या? राशन मुफ्त में नहीं आता, दिन रात मेहनत करता है आपका बेटा, समझी आप? बहू की ऐसी बातें सुनकर बेचारी सरिता जी की आंखों से आंसू की अश्विन धारा बहने लगी। क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना? अपने पास बुला लो मुझे। कमरे में बैठी सरिता जी कमल जी की तस्वीर को देख फूट फूट कर रो रही थी। अब तो शीतल का यह रोज का ही काम हो गया था। शीतल ने सरिता जी पर जुर्म ढाने शुरू कर दिए। खाने पीने से भी सरिता जी को तरसाने लगी। कहती भी किससे बेचारी, जब कभी भी बेटे का फोन आता तो शीतल उन्हें आंखें दिखा देती। बहू के डर से बेचारी वह बेटे से कुछ न कह पाती। हेलो शीतल, माँ क्या कर रही है, बात कराओ। वो संदीप, मैंने माँ को दवाई देकर और पैर दबाकर सुला दिया है और मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ। जबकि सरिता जी किचन में बर्तन धो रही थी और शीतल अपने कमरे में आराम कर रही थी। ठीक है शीतल, माँ को टाइम पर दवाई दे देना और अच्छे से ख्याल रखना। यह कहकर संदीप ने फ़ोन रख दिया। एक दिन शीतल की फ्रेंड घर आई हुई थी। अरे वाह शीतल, क्या खाना बनाती है तेरी सास, सच ही कहा था तूने, काश हमारे पास भी ऐसी नौकरानी होती। अरे ले लो, जब चाहिए तभी ले लो, मैं भेज दूंगी, पर हाँ पैसे देने पड़ेंगे। हाँ भेज देना कल से और ले लेना पैसे, लेकिन पैसे एडवांस देना पड़ेगा, शीतल मुस्कुराते हुए बोली। यह सब सुनकर सरिता जी दंग रह गई। सरिता जी के लाख मना करने पर भी शीतल ने उन्हें अपनी सहेलियों के घर नौकरानी बनाकर भेजना शुरू कर दिया। बेचारी सरिता जी पहले तो घर का काम करती, बच्चों के स्कूल जाने के बाद शीतल उन्हें अपनी सहेली के घर छोड़कर आती। अब तो शीतल ने सरिता जी की जिंदगी बद से बदतर बना दी थी। शाम के समय घर का सारा काम खत्म कर सरिता जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनका पोता आयुष और पोती गुड्डी उनके पास बैठकर बातें कर रहे थे। दादी, आप इस उम्र में इतना काम क्यों करते हो? देखना आप कितनी कमज़ोर हो गई हो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी आपके साथ इतना गंदा व्यवहार करती है। मम्मी बहुत गंदी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वह तुम्हारी माँ है। सरिता जी बच्चों को समझाते हुए बोली। नहीं दादी, ऐसी माँ नहीं होती, माँ तो आपके जैसी होती है। मम्मी को तो अपने दोस्तों से और घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं है, घर का सारा काम आप ही करती हैं। अच्छा, तो यहाँ बैठकर मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? नहीं बहू, मैं तो बस बच्चों को समझा रही थी। मुझे अच्छे से पता है आप बच्चों को क्या समझा रही थी। तुम दोनों बैठे क्या हो, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। आयुष और गुड्डी दोनों कमरे से बाहर चले गए। हाँ तो बुढ़िया, मेरे बच्चों से मेरी बुराई करेगी, तेरा तो देख आज मैं क्या हाल करती हूँ। कहते हुए शीतल अपनी सास को बेरहमी से पीटने लगी। दोनों बच्चे कमरे से बाहर खड़े छुप कर देख रहे थे। अपनी मम्मी का ऐसा रूप देखकर आयुष और गुड्डी की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों भागकर शीतल के कमरे में गए और उसका फ़ोन उठा लाए और उसी के ही फ़ोन से शीतल की वीडियो बना डाली, जिसमें वह सरिता जी को बेरहमी से पीट रही थी। बच्चों ने यह वीडियो अपने पापा के फ़ोन पर भी भेज दी। वीडियो देखकर संदीप के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुछ देर बाद संदीप घर पहुंच गया। सरिता जी बेटे को देखकर जोर जोर से रोने लगी। रोती हुई माँ को देख संदीप ने अपने कलेजे से लगा लिया। संदीप को अचानक घर पर देखकर शीतल के होश उड़ गए। अपनी माँ की ऐसी हालत देख संदीप से बर्दाश्त ना हुआ और एक जोरदार थप्पड़ उसने शीतल के गाल पर जड़ दिया। बेशरम औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया, लेकिन तूने मेरे पीठ पीछे मेरी माँ पर ना जाने कितने अत्याचार किए। तूने उन पर हाथ उठाया, इसकी तो तुझे आज ऐसी सजा दूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बद से बदतर बना दूंगा। कहते हुए संदीप ने पुलिस को फोन मिला दिया। पुलिस को देखकर शीतल के होश उड़ गए। वीडियो देखकर महिला पुलिस ने एक जोरदार थप्पड़ शीतल के गाल पर जड़ दिया।
पुलिस के डंडे के आगे शीतल ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। सास पर अत्याचार करने व उन्हें बेरहमी से पीटने के जुर्म में पुलिस शीतल को पकड़ कर ले गई। जेल की सजा के साथ साथ आज संदीप ने शीतल को डिवोर्स भी दे दिया था। आज शीतल को उसके कर्मों की सजा और सबक दोनों मिल गए। दोस्तों, क्या संदीप और उसके बच्चों ने शीतल के साथ सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद।